और किसी संगठन का तो मैं यहाँ नाम नहीं लूंगा, लेकिन बहुत सारे संगठन के नेताओं को मैंने देखा कि वो 200, 300, 500 लोगों की भीड़ लगाते हैं और वहां पर मंच पर खड़े होकर बहुत जोर जोर से चिल्ला के भाषण देते हैं और बोलते हैं निकालो तलवार, इनको मार डालो, उनको काट डालो। ये आतंकवाद इस तरीके से समाप्त नहीं हो पाएगा। सबसे पहले मैं आप सबसे एक निवेदन करना चाहता हूँ, हमारी माताएं बहनें बैठी हैं, उनको पूरी विनम्रता के साथ पूछना चाहता हूँ, ये हिंदुस्तान वह देश है जहाँ शहीद भगत सिंह जी से लेके नेताजी सुभाष चंद्र जैसे महापुरुषों ने जन्म लिया। हम और आप सब उनकी बात करते हैं, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की बात करते हैं, किसी भी मंच पर खड़े होते तो उनको प्रणाम करते हैं, एक दीप प्रज्वलित करते हैं और प्रणाम करने के बाद मंच पर खड़े होकर लंबे लंबे भाषण देते हैं और उसके बाद घर जाके विश्राम करते हैं। इससे भी ज्यादा दुख की बात, अफसोस की बात यह है कि शहीद भगत सिंह जैसा व्यक्ति पैदा हो लेकिन हमारे घर में ना हो, शहीद भगत सिंह जैसा व्यक्ति पैदा हो लेकिन ना हमारा भाई हो ना हमारा बेटा हो। अगर वो हमारा और भाई और बेटा बन के पैदा हुआ और उसने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ने का प्रयास किया तो कहीं ऐसा ना हो कि उसको कुछ नुकसान पहुंच जाए या आतंकवादी संगठन अंदर घुस के हमारे परिवार को कोई नुकसान पहुंचा दे। इस सोच को बदलना है तो ही आतंकवाद को समाप्त किया जा सकता है। ये यथार्थ सत्य है। ये मेरा 15 साल का सामाजिक क्षेत्र में काम करने का अनुभव सिर्फ इतना कहता है। हमें स्वयं को बदलना होगा। हमें यह तय करना होगा कि हम सिर्फ बात करना चाहते हैं या राष्ट्र के लिए या राष्ट्र में फैली समस्याओं को समाधान के लिए वास्तव में खुद करने की इच्छा रखते हैं। इसलिए आदरणीय बंधुओं, आप सभी के बीच में, इतने बुद्धिजीवी व्यक्तियों के बीच में, सम्मानीय मंच जो यहाँ पर है, इन सब के बीच में बैठ के बोलना ये मेरे लिए बड़े सम्मान की बात है। परम श्रद्धेय मणि बाबा जी के आश्रम में आकर जो शांति मुझे मिली, मुझे ऐसा लगा, मैं यशवंत जी को भी बोल रहा था कि अब जब भी अवसर लगे तो मुझे कम से कम एक दिन के लिए यहाँ बुलाना और एक दिन मैं यहाँ रह के शांति से ये विचार करना चाहता हूँ और स्वयं का आकलन करना चाहता हूँ कि जिस रास्ते पर, जिस मार्ग पर मैं चल रहा हूँ, जो मेरा लक्ष्य है, जो मेरा उद्देश्य है, उस रास्ते पर चलते चलते उस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कहीं कोई त्रुटियां तो मैं नहीं कर रहा हूँ। त्रुटियां एक दो चलती हैं, इंसान हूं मैं भी, मुझे भी भगवान ने इंसान बनाया तो छोटी मोटी गलतियां चलती हैं, पर लक्ष्य की प्राप्ति के स्वार्थ में कहीं इस तरह की त्रुटियां तो मुझसे नहीं होने लगी जैसे आमतौर पर सामाजिक क्षेत्र में काम करते करते व्यक्ति राजनीतिक बन जाता है और राजनीतिक क्षेत्र में काम करते करते उस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए देश को और देश की जनता को पीछे रख देता है, सिर्फ अपने स्वार्थ की प्राप्ति के बारे में सोचने लगता है। मुझे बहुत सुकून, बहुत शांति यहाँ आकर मिली और कम से कम एक दिन का समय देकर मैं अपना आकलन यहाँ पर करना चाहूंगा। और आप सबसे मेरा आग्रह है, हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है कि सिर्फ इतना सोच के देखिए कि अगर हमें वास्तव में अपने देश के अंदर फैली हुई सिस्टम को बदलना है, बुरे सिस्टम को दूर करना है, तो हमें स्वयं को बदलना होगा, अपने साथी को हम बदलने का प्रयास करें। अगर आप सोच के देख लीजिए, यहाँ 100 लोगों की संख्या है, अगर हम तय कर लें कि हम 5 लोग इस सोच को बदलेंगे तो और हम प्रतिदिन काम शुरू करते हैं, महीने भर के अंदर अगर हम 5 आदमी बदलेंगे तो इस उज्जैन के अंदर 1 साल के अंदर ऐसी स्थिति बनेगी कि आपकी सही विचारधारा के साथ कम से कम 5000 लोग तैयार हो जाएंगे। लेकिन हम करते नहीं, हम बात करते हैं और बात भी करते हैं तो बंद कमरे में बात करते हैं, बात करते हैं तो ऐसे अवसर पर बात करते हैं। उसके अलावा जब भी हमें समय मिलता है तो हम अपने काम धंधे और निजी स्वार्थों के अलावा राष्ट्र हित के बारे में कभी सोचते नहीं। आदरणीय बंधुओं, मेरा आप सभी से आग्रह है कि आतंकवाद एक इतना बड़ा जहर है और जहर भी इस तरह का जिसको पानी में मिला के पिलाने की जरूरत नहीं है, जो हवा के साथ साथ, वायु के साथ साथ पूरे राष्ट्र भी नहीं बल्कि पूरे विश्व के अंदर उसके साथ फैल रहा है। इसको खत्म करने के लिए आप और हम भारत माता को प्रणाम करके, अपने माता और पिता को अपना आदर्श, अपने गुरु को अपना आदर्श मान के प्रणाम करके पूरी हिम्मत, पूरी मेहनत और पूरी लगन के साथ, एकजुटता के साथ काम शुरू करते हैं तो निश्चित रूप से इस विश्व के अंदर भी शांति होगी और इस राष्ट्र के अंदर भी आतंकवाद समाप्त होगा। मैं अभी रायपुर की पत्रकार वार्ता की आपसे चर्चा कर रहा था, मैंने वहां पर कहा, एक तरफ मैंने, एक पत्रकार साथी बोले कि एक तरफ आप शांति की बात करते हैं और दूसरी तरफ आप कहते हैं कि अजमल कसाब को फांसी लाल किले पे देना चाहिए। तो आप शांति की भी बात करते हैं
और आप हिंसा की भी बात करते हैं। मैंने उनसे कहा कि हम इंसान हैं, हम जिस वातावरण में रहते हैं उस वातावरण से कहीं ना कहीं हमारी सोच पे भी असर पड़ता है और हमारा स्वभाव उस तरीके का बन जाता है। अजमल कसाब जैसे लोग जिस वातावरण में उन्होंने अपने जीवन को तैयार किया, 18 साल की जो उनका जीवन है जिस वातावरण में बीता है, तो उनके लिए क्षमा कर देना, हमारी दया, हमारे अंदर दया की भावना है, हमारे अंदर क्षमा की भावना है, लेकिन दया और क्षमा की भावना दिखाते दिखाते ऐसी स्थिति बन जाती है कि कुछ लोग जो अपने मन से काले हैं, कुछ लोग जो कमजोरों पे जुल्म करना जिनको अच्छा लगता है, वो हमारी क्षमा और दया की भावना को हमारी कमजोरी समझते हैं। इसलिए मैंने कहा, दावे के साथ कहा, मैंने कहा कि अजमल कसाब जैसे लोग या इस तरह के जो भी लोग आतंकवादी गतिविधियों में हैं और निर्दोष लोगों पर सिर्फ पैसे के लालच में आकर गोलियां बरसाते हैं, निर्दोष लोगों की जान लेते हैं, मेरा दावा है कि इन लोगों को, अगर मैं कश्मीर गया था, वहां के बारे में भी आपको बताऊंगा, अगर ऐसे लोगों को आप सार्वजनिक रूप से पूरी मीडिया के सामने बुलाकर फांसी देंगे तो ये मेरा दावा है कि 20% से ज्यादा आतंकवाद इसी में समाप्त होगा। कि मैंने वहां पर बात रखी और वो इसलिए रखी, बताता हूं आपको। मैं कश्मीर गया, अपने परिवार के साथ गया, शांति से मुझे वहां 3-4 दिन व्यतीत करने थे। जिस होटल में जाके मैं रुका था, उस होटल में जैसे ही मैं अपने कक्ष में ऊपर पहुंचा तो कांच ऐसा लगा हुआ था, मैंने खिड़की खोल के देखी तो चारों तरफ से गनमैन खड़े हुए थे, बहुत सारे गनमैन, और पूरा होटल को घेर के रखा था। मैंने नीचे मैनेजर को फोन किया और मैंने मैनेजर से कहा कि भैया ये यहाँ समस्या क्या है और कौन सा होटल है ऐसा जो इतना, तो बोले सर ये हमेशा आतंकवादियों के टारगेट पे रहता है जिस होटल में आप रुकने आए। चलिए, मैंने कहा संयोग से सही पर ठीक जगह रुकने आ गए हैं, इसका मतलब हम भी हमेशा टारगेट पे रहेंगे। 4 दिन बोले बिल्कुल आप टारगेट पे रहेंगे। उसके 10 मिनट बाद जब मैं अपने कक्ष से बाहर निकला तो सिक्योरिटी के रूप में 2 लोगों को वहां खड़ा कर दिया गया था, क्योंकि जाते वक्त परिचय दे दिया था या कैसे भी परिचय हो गया था। तो मैंने वहां पर पूछा, वो आर्मी के लोग थे, मैंने पूछा आप लोग मेरे गेट के बाहर क्यों खड़े, मेरे कमरे के बाहर क्यों खड़े हैं? तो उन्होंने कहा था आपकी सुरक्षा हमें करना है, ऐसा हमें निर्देश हमारे अधिकारी के द्वारा मिला। मैंने कहा ठीक है। 1 दिन बीता, 2 दिन बीता, उनमें से एक साथी को मैंने बहुत ही प्रेम से प्रयास करके इसके लिए तैयार किया कि वो मेरी भेंट ऐसे लोगों से कराए जो या तो अभी आतंकवादी गतिविधियों में हैं कश्मीर के लोग, या फिर पहले आतंकवादी गतिविधियों में रह चुके हों और सरेंडर करके सुधर चुके हैं। उनकी हिम्मत तो नहीं हो रही थी, लेकिन बहुत प्रयास करने के बाद उनने लगभग 12-13 ऐसे साथियों से मेरी भेंट करवाई। और उन 12-13 साथियों से मैंने पूछा, वो जो गाड़ी चलती है बर्फ में, काठ की लकड़ी जो बनी होती है उसको खींचने का काम करते थे, तो मैंने उनसे पूछा कि आप इतनी मेहनत करके, इतनी ईमानदारी से, इतनी शांति और सुकून से जो 500 रुपए कमा रहे हो, इसमें समस्या क्या है? आपने क्यों आतंकवाद का रास्ता अपनाया? तो उन्होंने कहा कि भाई साहब बातें करने को 1000 है। सबसे पहली बात तो यह है कि उन सब की उम्र 20, 21, 22, 20, 21, 22। इससे यह सिद्ध होता है कि जो नौजवान है जिनकी उम्र बहुत कम होती है, उनको गुमराह करने का काम विदेशी लोग बहुत आसानी से कर लेते हैं। हमारे ही देश के खिलाफ भड़काने का काम बहुत आसानी से कर लेते हैं। एक तो ये पॉइंट था। दूसरा, जब मैंने उनसे बात की तो उनमें से एक साथी था, उसका परिचय दिया और बोले इसकी बहन की शादी थी। इसकी बहन की शादी के 2 दिन पहले इसके घर चोरी हो गई, और चोरी हो गई तो जो पैसा इसके पिताजी ने, हम सब लोगों ने, साथियों ने मिलकर इकट्ठा किया था, वो पैसा समाप्त हो गया। उसके बाद इसके पास कोई रास्ता नहीं था, ये हार के, हताश होके, निराश होके घर बैठा था। तभी पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के जो लोग थे उनमें से किसी व्यक्ति ने आगे संपर्क किया और उन्होंने इसको बिना कुछ पूछे आके सिर्फ 2 लाख रुपए दे दिए। उन्होंने कहा कि क्या, कहां से, कैसा क्या करना है? बोले कुछ नहीं करना है, आप अपनी बहन की शादी करिए, जब बहन का विवाह हो जाए उसके बाद हम आपसे बैठेंगे और कहेंगे हम आपके भाई हैं, आपकी मदद करने के लिए आपके बीच में आए। इतना तगड़ा नेटवर्क। वो निराश लड़का 2 लाख रुपए पाके प्रसन्न हो गया, अपनी बहन की शादी की। बाद में पता चला कि वो आतंकवादी संगठन के लोग हैं। अब या तो आपको उस आतंकवादी संगठन में शामिल होना पड़ेगा, अन्यथा आपको ही खतरा है। और इससे भी ज्यादा आश्चर्य की बात यह है कि उस व्यक्ति ने वहां के एक बहुत बड़े राजनेता का नाम लिया, जो मैं अभी नहीं बताना चाहता, और कहा कि वो आतंकवादी संगठन के आधे से ज्यादा लोग तो व्यक्तिगत रूप से उनके घर या नौकरी करते थे या उनके साथ रहते थे। कहने का मतलब यह है कि हमारे देश के राजनेता,
हमारे देश की राजनीति, हमारे देश के ऐसे लोगों की सोच इतनी गंदी है कि वही नहीं चाहते। तो उसने एक लाइन में कहा कि अगर बहुत संक्षिप्त में कहूं तो सत्यता यह है कि आप नहीं चाहते कि आतंकवाद समाप्त हो। हमारे प्रदेश का मुख्यमंत्री नहीं चाहता कि आतंकवाद समाप्त हो। यहाँ जो भी नेता आते हैं कोई नहीं चाहते, क्योंकि वो चाहते हैं कि आतंकवादी घोषित कर दें, क्षेत्र को बना रहे, संघर्ष चलता रहे और हमें करोड़ों रुपया जनता की मेहनत की कमाई का पैसा हमें मिलता रहे। इसीलिए मैंने आप सबसे निवेदन किया कि आवश्यकता इस बात की है कि हम स्वयं जागरूक हों, हम दूसरों को जागरूक करें। इसीलिए मैंने ये बात कही कि अजमल कसाब जैसे लोगों को अगर फांसी पर लटका दिया जाए, ये सत्यता है कि जो आतंकवादी बन के आते हैं वो सब 20 साल 22 साल की उम्र के होते हैं, उन्हें परिणाम पता नहीं होता, गुमराह हो जाते हैं, बहकावे में आ जाते हैं। लेकिन जब ऐसा नजारा देखेंगे तो उनको पता चलेगा कि गलत रास्ता का गलत अंजाम आता है, गलत परिणाम आता है। इसलिए मैं दावे के साथ ये कहता हूं कि 20% नौजवानों के दिमाग से ये बात निकल जाएगी कि बंदूक उठाना एक उनके पास अच्छा रास्ता है। इसी तरह से काम हमारे संगठन के लोग, हमारे सारे साथी इस दिशा में कर रहे हैं। आप सबका आशीर्वाद, आप सबका सहयोग हमारे साथियों को मिलता रहे, ऐसी हमारी आपसे अपेक्षा है। और विश्व में शांति के लिए और देश में आतंकवाद समाप्त करने के लिए हमें सबसे पहले दृढ़ संकल्प करना पड़ेगा और